तो इसमें 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चली, इसमें किस तरह से वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट से वहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, किस तरह से वहाँ पर यकीनन पहले के लोगों की गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा है तो बाहर वाला आकर हमसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे घर में झगड़ा है इसीलिए मैं तुम्हारे घर को गिराने के लिए आया। भाई हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई है, उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं लैंड ग्रैबर्स। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, इससे क्या उनको फायदा होगा, क्या ये उनके लिए लीगल कवर बन के सामने आ सकता है? इससे वक्फ बोर्ड को फायदा भी ना हो और मुसलमान वर्सेस वक्फ बोर्ड की लड़ाई को हम कंटिन्यू जारी भी रखें, तहत वो लोग कोर्टों को जा सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए इदारों के डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है उनके पास, आपको किस तरह से लीगल फाइट करेंगे? लेकिन अगर आप उनसे ये कहिए कि आपकी मस्जिद के दस्तावेजात, आपकी दरगाह के दस्तावेजात आप पेश करिए, तो वो 90% लोग वो दस्तावेजात पेश करने से कासिर रहेंगे। क्या लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप ये मुसलमानों की इकोनॉमिक और रिलीजियस एसेट को यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? अभी कोई मुतवल्ली को गवर्नमेंट अगर नॉमिनेट करके बेचती है तो कर्नाटका के मुतवल्लियों की बात सुनेगा क्यों? तो क्यों कॉमन मुसलमान, गरीब मुसलमान अपना कारोबार छोड़ के इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के लिए तो एहतजाज में आपके साथ शामिल हो गए? दिल के बबूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मस्जिदों पर हमले होंगे, दरगाहों पर हमले होंगे, मदरसों पर हमले होंगे, कब्रस्तानों को छीना जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़िए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं वसीम गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में आज हमारे साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद हबीब सरमद साहब मौजूद हैं। तो हम आज बात करेंगे, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी एक्ट बन चुका है, इसके ताल्लुक से तमाम मुल्क भर में इसके लिए कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये जो मौजू है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, इस पर हम तमाम तफसीलात से बात करेंगे। और आज हबीब सरमद को इस स्टूडियो में बुलाने का मकसद ये है कि जितना मुल्क भर में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ एडवाइजरी कमेटी में वाहिद गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के से एक ऐसी एडवाइजरी कमेटी है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया गया है जनाब हबीब सरमद की तरफ से। तो हम तमाम तफसीलात जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इसके ऊपर वहां पर जो कार्रवाई हुई, तमाम चीजों की हम यहाँ पर डिटेल हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब हबीब सरमद साहब का गुलबर्गा हेडलाइंस के इस स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आली जनाब वसीम साहब का जो चीफ एडिटर है गुलबर्गा हेडलाइंस के और आपकी तमाम टीम का दिल की अमीर गहराइयों से ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म दिया इस अहम मामले पर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर अपनी बात रखने की, और गुलबर्गा ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के मुतवल्लियान और इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारान से अपनी बात को सामने रख के एड्रेस करने की। सरमद साहब, जिस तरह से हम जानते हैं, आप वक्फ एडवाइजरी कमेटी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं और काफी कुछ तजुर्बा रखते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। किस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल बनाया गया, उसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया, वहां से फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसे एक्ट बनाया गया है, क्या क्या तब्दीलियां वक्फ अमेंडमेंट की गई हैं इसके अंदर? देखिए वसीम साहब, इस अमेंडमेंट को जब 2024 में जब बिल की शक्ल में पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर बहुत सारा विवाद देखने को मिला था और अपोजिशन ने अपना किरदार अदा करते हुए बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर अपोजिशन किया था, जिस पर इसको जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी को भेजने के बाद मुसलसिल हिंदुस्तान के मुसलमान इसके खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं। बहरहाल इससे पहले भी मैंने कहा है, मेरे साथ साथ कई इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है ये वक्फ की रूह को खत्म कर देंगे, वक्फ एक्ट की रूह को खत्म कर देंगे, सिर्फ एक ढांचा हमारे पास बाकी रहेगा। इसको डिटेल में मैं आपके चैनल पर आगे बताऊंगा। लेकिन अगर इस अमेंडमेंट को हम देख के चलते हैं तो जो पावर्स वक्फ एक्ट 1995 में दिए गए थे और 2013 में जिसको अमेंड करके वक्फ एक्ट 2019 अमेंडमेंट 2013 कहा जाता था, उनके तमाम पावर्स को खत्म करके ये एक रबर स्टैंप बॉडी स्टेट और सेंटर के अंदर बनाने की मोदी सरकार की एक पॉलिसी है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड की रूह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो याद रखिए, मेरी बात को ये मार्क करके रखिए कि मस्जिदों से अजानें किस फ्रीक्वेंसी के अंदर दी जानी है, मस्जिदों में अजानें किस टाइम पर दी जानी है, मस्जिदों में स्पीकर का इस्तेमाल कब किया जाना है, ये भी डिसाइड हुकूमतें करेंगी, गवर्नमेंट और शरपसंद अनासिर करेंगे।
इतना ज्यादा इफेक्ट इस एक्ट का पड़ने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर आगे बात करने से पहले मैं कुछ वक्त पहले ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से आप जानते हैं, इस बिल को जिस तरह से पेश किया गया था और आपने जिक्र किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, उनके जरिए मुसलमानों से वोट तलब किए गए थे और आपने भी अपनी तरफ से भी जो है ना इसके ऊपर एक मुहिम छेड़ी थी कि एक बारकोड दिया गया था लोगों को वोट करने के लिए। कई सारे मुसलमानों ने उसके एतराज किया, इसके खिलाफ, बिल के खिलाफ। उसके बावजूद भी इसको कानून बनाया जाता है, तो उस वोट का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, क्यों वोट मांगे गए, उसका फायदा क्यों नहीं मिला? ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अली जनाब नासिर हुसैन साहब की इस बात को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे ये बात कही थी कि जेपीसी में जिस तरीके से प्रोसीडिंग को चलाया जाना चाहिए था, मिनट्स जेपीसी मेंबर्स को प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे, डे टू डे अफेयर्स के ताल्लुक से जेपीसी मेंबर्स को बताया जाना चाहिए था, और जितने ऑब्जेक्शंस आए हैं उनकी कॉपीज जेपीसी मेंबर को प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। ये तमाम प्रोसेस को ओवर रूल करते हुए आज, क्योंकि जेपीसी में जब कोई मामले को ले जाया जाता है तो वहां पर स्टेज वाइज काम होता है। समझिए, अगर जेपीसी में किसी मामले को रखना है तो वहां पर जेपीसी पहले तमाम मेंबर्स को मिनट देगी, मिनट देकर उस पर उनके सजेशंस पूछे जाएंगे और उन सजेशंस पर जेपीसी में तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब होकर किस अमेंडमेंट को निकालना है और किस अमेंडमेंट को दाखिल करना है, इस पर बहस होगी। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर यह बात कही, जो ऑलरेडी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के अंदर रिकॉर्डेड फैक्ट है, कि वो कहते हैं कि जेपीसी में किसी भी बात का डिस्कशन नहीं किया गया, बस नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाकर नॉन स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्शंस को वहां पर कोड करते हुए रिपोर्ट को क्या किया गया, पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया। रही बात, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने मुस्लिम रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर एक बारकोड मुहिम की शुरुआत हम लोगों ने सब में पहले हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने की, जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह 67 या फिर 63 में डिजिट बोल रहा हूँ, लैक्स ऑब्जेक्शन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, हमारे मेल के जरिए से जेपीसी को पेश किए गए हैं, जिसमें ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ये कहते हैं कि लाखों की तादाद में ऑब्जेक्शंस आए, सजेशंस आए, एप्लीकेशंस आए। उन्होंने यहाँ पर एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस आए। वो एप्लीकेशंस नहीं थे, वो ऑब्जेक्शंस थे। उसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स को, उनसे भी मामले में अगर आप काम कर रहे हो तो जो लोगों को उस पर फर्क पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को बुला के आपको बात करनी चाहिए थी। आपने स्टेक होल्डर्स के पार्ट ऑफ दी जेपीसी रिपोर्ट बनाया ही नहीं, जो फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्डेड फैक्ट है। आपने उनके ऑब्जेक्शंस को बिफोर दी पार्लियामेंट रखा ही नहीं। आपने ऐसे लोगों के ऑब्जेक्शंस को और उनके सपोर्टिंग लेटर्स को फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे रखा है, जिनका वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक ऐसे मुसलमानों को उठाकर खड़ा कर रहे हो जो वक्फ बोर्ड से कुछ लेना देना है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब का, जो आ रहे हैं, आकर एक झुब्बा डालकर ये कह रहे हैं कि मुसलमान इससे खुश हैं। और आप पहले तो आप दीवान के बेटे हैं, अजमेर शरीफ के जो दीवान हैं। पहले तो दरगाह ख्वाजा साहब वक्फ एक्ट के तहत नहीं चलती। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1918 समथिंग के तहत ये इंस्टीट्यूशन मैनेज होता है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट दीवान को मुंतखब करेगी, अपॉइंट करेगी, और दीवान का जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है। गवर्नमेंट एक दीवान के मरने के बाद या फिर रिटायर्ड होने के बाद किसी भी फर्द को एप्लीकेशन कॉल फॉर किया जाएगा। अगर सिंगल एप्लीकेशन आएगा तो फिर अनोनिमसली डिसाइड किया जाएगा। 2 एप्लीकेशन आएंगे तो फिर दोनों में कंटेस्ट होगा, इंक्वायरी कंडक्ट होगी, इनके राइट्स को देखा जाएगा, उनके राइट्स को देखा जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मौसूफ जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिरकर ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक्ट बहुत अच्छा है, पहले तो तुम्हारी दरगाह उसके अंदर आती नहीं, और तुमको चापलूसी करनी है मोदी सरकार की, क्योंकि अब तुम्हारे वालिद के बाद तुमको उस ओहदे पे बैठना है। उस ओहदे पे बैठने के लिए तो नरेंद्र मोदी सरकार की चापलूसी करने के लिए लोगों को जमा करके एक तासुब मुसलमानों के अंदर ये देने की कोशिश कर रहे हो कि मुसलमान इसमें खुश हैं। और उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम औलाद ख्वाजा गरीब नवाज हैं। किस शिजरे के तहत तुम अपने आप को औलाद ख्वाजा गरीब नवाज कहते हो?
तुम्हारे बाबा औलाद ख्वाजा गरीब नवाज का टाइटल अभी तक नहीं लगा लिया। जब बाबा औलाद गरीब नवाज नहीं तो बेटा कैसा औलाद गरीब नवाज हुआ? यहाँ पे दरगाह शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की गद्दी का गलत इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक जगह खड़े हैं और ये मौसूफ सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जाकर एक तरफ इनके अलावा और भी कई ऐसे जिस तरह से आप कहते हैं रिलीजियस लीडर्स को कहते हैं, वो लोग भी जो है ना सामने आकर इसके सपोर्ट में बात करते नजर आते हैं। देखिए 5% लोग सपोर्ट में बात करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन लीगल फैक्ट्स ये कहते हैं इस एक्ट से मुसलमानों का नुकसान ही होगा, फायदा 1% का भी होने वाला नहीं है। 90% कम्युनिटी एक तरफ खड़ी है, 5% वो लोग मोदी सरकार की तारीफ में खड़े हैं जो कहीं ना कहीं उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब उनको देखकर कम्युनिटी के फैसले तो डिसाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह से मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इस बिल के खिलाफ? क्या वहाँ कहीं ना कहीं वो लोग इसके अंदर नाकाम हुए इस बिल को रोकने में? किस तरह से देखते हैं? देखिए जेपीसी जब फॉर्म हुआ था उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को जो इलेक्ट किया गया राज्यसभा से और लोकसभा से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद ज्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ले लीजिए या फिर दूसरे सेकुलर फैब्रिक्स की जो पार्टी हैं वो पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ले लीजिए, जितनी फोर्स के साथ इस एक्ट की मुखालिफत की जा सकती थी उतने फोर्स के साथ इस एक्ट की मुखालिफत की गई है। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि गवर्नमेंट के प्रोड्यूस किए हुए किसी कानून पर इतनी ज्यादा तादाद में 238 वोट इस अमेंडमेंट के खिलाफ क्रॉस में मिले हैं। ये एक बात बताता है कि 50% के करीब मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट की वो इस एक्ट के खिलाफ थी। इसीलिए एक दिन प्रोड्यूस किया गया, दूसरे दिन राज्यसभा में पेश किया गया, तीसरे दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट लेते हुए उसको एक्ट बना के चौथे दिन गजट नोटिफिकेशन किया गया और विद इन 1 वीक उसको एक्ट की शक्ल में बुक पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात से पता चलता है कि यह मोदी गवर्नमेंट का प्री प्लान काम है। ये आजकल में बनाया गया है। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी साहब का रिसेंट का एक इंटरव्यू सुनेंगे जिसमें उन्होंने बोरा कम्युनिटी के लीडर्स को पार्लियामेंट में अपने पीएम हाउस में मधु करके वो कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले उनके लीडर को ये एक्ट दिया था और डे टू डे उनके साथ में डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पर एक बात मैं बोरा कम्युनिटी के तमाम जिम्मेदारान से ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ खड़ी है, आपको मुस्लिम कम्युनिटी के बरखिलाफ लाकर उनके अपोजिट में खड़ा रखने का काम मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये डिवाइड एंड रूल करने का काम मोदी सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये होगा, क्योंकि बोरा कम्युनिटी का अगर आप निकाल कर देखेंगे तो उन्होंने आज से 21 साल पहले हुकूमत को ऑलरेडी जब 2013 का जब अमेंडमेंट हो रहा था, जब 2013 का अमेंडमेंट की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त ही उन्होंने अपना एक लेटर करस्पॉन्डेंस बिफोर दी पार्लियामेंट पेश कर दिया था कि हम वक्फ एक्ट के अंदर आना नहीं चाहते। आज अगर उठाकर अगर आप देखेंगे बोरा कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल्स को, आज भी उनका ये कहना है कि हम इस बोरा कम्युनिटी हमारा वक्फ बोर्ड से ना कोई लेना देना है और ना ही हम कोई बोरा कम्युनिटी का सेपरेट वक्फ बोर्ड चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये तमाम चेंजेस करने की जरूरत कहाँ से पड़ी और किसकी डिमांड पर किया गया? ये बहुत बड़े सवाल है जो मोदी सरकार को इसके जवाब देने चाहिए। ठीक है, अब कॉमन पब्लिक के जो रुझान, पब्लिक की जो सोच है उस पर हम बात करेंगे कि जिस तरह से आप भी एक वक्फ इदारे के चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी के, कई केसेस आपके सामने भी आए होंगे, कई लैंड ग्रैबर्स के केसेस आपने सुने होंगे। सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात नहीं करूंगा, अगर मुल्क भर में अगर आप देखेंगे तो बार बार पार्लियामेंट में आपने भी सुना होगा कि 8 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें से कितनी एकड़ जमीन कब्जा हुई और ज्यादातर आप देखेंगे तो मुस्लिम लीडरों के नाम इसमें पेश किए जाते हैं। तो किस तरह से इस तरह से अगर लैंड ग्रैबिंग इतनी ज्यादा वक्फ बोर्ड के जमीनों में की गई है और फायदे की अगर आप बात करें तो कॉमन मुसलमानों को, आम मुसलमानों को, जैसा यतीम बच्चों की अगर आप बात लीजिए, बेवाओं की बात लीजिए और जो स्कॉलरशिप गरीब बच्चों के स्कूलों की बात लीजिए, इस तरह से किसी भी तरह से
फायदा नहीं किया गया है, ना गरीब बच्चों की शादियों में पैसा लगाया गया है, तो क्यों कॉमन मुसलमान, गरीब मुसलमान अपना कारोबार छोड़ के इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट के लिए और एहतजाज में आपके साथ शामिल हो गए खिलाफ? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। इस पर शायर का एक बहुत ही अच्छा शेर है कि दिल के बबूल जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कम्युनिटी के अंदर ये सवाल है कि वक्फ बोर्ड से हमें क्या फायदा हुआ है और वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खड़े होने की क्या जरूरत है। ये बहुत सही सवाल है। इस सवाल को हम नकार नहीं सकते और इस सवाल को हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिन जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियां आई हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने की बजाय इस प्रॉपर्टीज में से अपना जो हिस्सा निकाल सकते हैं निकालने का काम किया है। और रही बात आप अभी जो कह रहे हैं कि मीडिया में एक ये बनाने इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी या फिर 8 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 80s और 70s और 80s के अंदर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ और इसी तरीके से दूसरे स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के पास से जा चुकी हैं। कई प्रॉपर्टीज पे एक्यूपेंसी राइट जनरेट हुए हैं, कई प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, कई प्रॉपर्टीज को मुतवल्लियों ने अपने नाम पर करवा कर बेचा है। अगर इस हिसाब से अगर खुला एक मोटा मोटा हिसाब अगर निकाल कर देखेंगे तो आज वक्फ बोर्ड के हाथ में 3 से 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी भी नहीं बची है। फॉर एग्जांपल गुलबर्गे का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे, जिसमें अनवर मानपड़े रिपोर्ट के अंदर भी ये बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 27,000 एकड़ प्रॉपर्टी गुलबर्गा के अंदर वक्फ के नाम पर एज पर द गजीट नोटिफिकेशन 1974 है। लेकिन आज का स्टेटस अगर आप निकाल कर देखेंगे, आज का नहीं बोल रहा मैं, जिस वक्त अनवर मानपड़े रिपोर्ट पेश की गई थी उस वक्त का अगर निकाल कर देखेंगे तो 17,000 एकड़ के करीब प्रॉपर्टी इंक्रोच हुई है। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज इंक्रोच हो चुकी हैं, ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पे कब्जे हो चुके हैं। अब वक्फ बोर्ड के पास मेरे हिसाब से 3 या 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी भी नहीं है। रही बात आज कम्युनिटी को रोड पर आने की जरूरत, एहतजाज करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमें अपनी मस्जिदों की हिफाजत करनी है, हमें अपनी दरगाहों की हिफाजत करनी है। इस एक्ट के तहत आप यहाँ पर एक अंदाजा लगाकर देख लीजिए, सेक्शन 14 के तहत बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होते थे, और बोर्ड को ऑटोनॉमस बॉडी कहा जाता था। यानी अगर गवर्नमेंट एक तरफ जा रही है तो बोर्ड को ये इख्तियार होता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाए, क्योंकि बोर्ड एक इलेक्टेड बॉडी था। बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 2 मुतवल्लियों को पूरे स्टेट के मुतवल्लियों के बीच से इलेक्शन करके चुना जाता था। यानी पूरे स्टेट के अंदर समझ लीजिए कि 5 लाख मुतवल्ली हैं, जिनकी तादाद, जिनके 1,000 रुपए 1 लाख रुपए के ऊपर का इनकम है, तो उनका एक लिस्ट होती थी जिसमें 5,000, 6,000, 7,000 मुतवल्ली इलेक्ट होते थे। उनमें से कोई एक इलेक्शन ठहरता था, इलेक्शन ठहर के मुतवल्लियों के बीच में से जीत के आते थे। उसके बाद पूरे मुस्लिम एडवोकेट्स के बीच में से बार काउंसिल के 2 मुस्लिम एडवोकेट्स को क्या किया जाता था, इलेक्ट करके लाया जाता था। 2 मुस्लिम लेजिस्लेचर्स को बाय द वे ऑफ इलेक्शन लाया जाता था। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंटेरियन को बाय द वे ऑफ इलेक्शन बोर्ड में लाया जाता था। तो ये 7 लोग इलेक्ट होकर बॉडी में आते थे। अभी मैं एक मुतवल्ली हूँ, मैंने आपको बहैसियत मुतवल्ली वोट दिया है और आपको इलेक्ट करके भेजा है, तो मेरा इख्तियार है कि मैं आपको आके अपने काम के ताल्लुक से पूछ सकता हूँ। यही हमारे मुल्क के इलेक्शन की ब्यूटी है, उसकी खूबसूरती है कि इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए चुनाव होता है। और जब 7 लोग चुने जाते थे तो हुकूमत 4 लोगों का नॉमिनेशन नोटिफिकेशन के जरिए करती थी। एक सुन्नी आलिम दीन को नोटिफाई किया जाता था, एक शिया आलिम दीन को, एक सोशल वर्कर को स्टेट के, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट मुस्लिम ऑफिसर को इलेक्ट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था अबाउट द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। तो ये 11 लोगों का जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता था तो ये 11 लोगों में से पहली मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट होते थे उनके बीच में से बाय द वे ऑफ इलेक्शन एक चेयरमैन को चुना जाता था। अब यहाँ पर ये तमाम चीजों को खत्म करके ये बोला गया कि 11 के 11 मेंबर नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट, जिसमें नोटिफिकेशन के जरिए चेयरमैन को भी गवर्नमेंट के जरिए नोटिफाई किया जाएगा। 2 मुतवल्लियों को घटाकर 1 मुतवल्ली किया गया। अब मुझे ये बोलिए, अभी कोई मुतवल्ली को गवर्नमेंट अगर नॉमिनेट करके भेजती है तो कर्नाटका के मुतवल्लियों की बात सुनेगा क्यों? वो बात सुनेगा गवर्नमेंट की, जहां से उसे नॉमिनेट किया गया है।
अभी समझिए कोई कम्युनल गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर आती है या फिर जो दूसरे स्टेट्स में जो कम्युनल गवर्नमेंट्स हैं, वो रबर स्टैंप अपने लोगों को, जो रबर स्टैंप जो जमीर फरोश लोग हैं, उन्हें उन ओहदों के ऊपर क्या करेंगी, फाइज करेंगी। फाइज करने के बाद वो क्या करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी का मामला आएगा तो एफिडेविट्स फाइल करते जाएंगे कोर्टों के अंदर, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दिल्ली कोर्ट के अंदर जाकर ये कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको अंडरटेक देने के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर क्या हर मामले के ऊपर कम्युनिटी रोड पे उतरकर सवाल करना करेगी? उतनी अवेयरनेस आज हमारी कम्युनिटी के अंदर है कि हर मामले को लीगल फैक्ट के जरिए कम्युनिटी के सामने लाया जा सकता है। लाएगा तो फिर लाएगा कौन? तो ये बहुत से फैक्ट हैं जिन पर आज देखने की जरूरत है और कम्युनिटी को समझने की जरूरत है कि ये मामला आज सिर्फ आपकी दरगाहों, मस्जिदों और खानकाहों तक महदूद नहीं रह गया। आज हुकूमत ने आपके रिलीजियस अफेयर्स यानी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मैं सिंपल एक बात में वसीम भाई आपके चैनल के जरिए गुलबर्गा की आवाम से कहना चाहता हूं, 1.5 साल से फलस्तीन में मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, बमों से उन्हें आधी आधी रात में बम डालकर उड़ाया जा रहा है। माँ दूध लाने के लिए कोई कैंप से दूध लाने के लिए जाती है और वापस जब आती है तो उसके 5 बच्चे के चीथड़े भी उसको नहीं मिलते। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि अल्लाह मैंने 5 बच्चे तेरी मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बान कर दिए। और वही माँ इंटरव्यू देते हुए कहती है कि हम अगर चाहते तो रेफ्यूजी बन के दूसरे कंट्रीज के अंदर जाते थे, कई कंट्रीज ने हमें वेलकम किया है, लेकिन हम फलस्तीन के अंदर रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। एक मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीन का मुसलमान अपने घर का घर लुटाने के लिए तैयार है। आज फलस्तीन में मुसलमान अपने आबा, अपने पूरे खानदान को लुटाने के लिए तैयार है। आज मैं गुलबर्गा के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, यकीनन पहले के लोगों ने गलतियां की होंगी, यकीनन पहले के लोगों की गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में 2 भाइयों के बीच में अगर झगड़ा है तो बाहर वाला आकर हमसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे घर में झगड़ा है इसीलिए मैं तुम्हारे घर को गिराने के लिए आया हूं। तो हमें रोडों पर उतरने की जरूरत है, रोडों पर उतरकर इस एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की। ठीक है, जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद मस्जिदों पर हमले होंगे, दरगाहों पर हमले होंगे, मदरसों पर हमले होंगे, कब्रस्तानों को छीना जाएगा, तो मुझे ये बताइए वक्फ एक्ट तो अभी बन रहा है ना, 2014 से लेकर 2024 तक कई मस्जिदों पर हमले किए गए, कई दरगाहों पर हमले किए गए, कई मदरसों पर हमले किए गए, तब तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना हमारे मुस्लिम मस्जिद, मदरसे और कब्रस्तानों की जो कमिटीज के जो जिम्मेदार हैं वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रखते। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी मुसलमानों की खामियां नजर आएंगी आपको। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट तो बाद में बन रहा है, इससे पहले भी कई मुस्लिम इदारों पर हमले हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन था? बिल्कुल, देखिए कम्युनलिज्म जहां पे रहेगा वहां पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे जो 2014 से लेकर अब तक की आप जो बात कर रहे हैं, जहां जहां पर भी मस्जिदों पर, दरगाहों पर कब्जे हुए हैं, जहां पर मस्जिदों, दरगाहों को ढाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों के पास एक लीगल वेपन था, एक लीगल हथियार था, एक लीगल रास्ता था जिसके तहत वो लोग कोर्टों को जा सकते थे। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए कई इदारों के डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं है उनके पास, आप इस तरह से लीगल फाइट करेंगे। देखिए अभी एक बात बोलूं मैं आपको, अभी 1995 के एक्ट के तहत गजीट नोटिफिकेशन एक दस्तावेजात की अहमियत रखती थी। यानी अगर किसी इंस्टीट्यूशन को गजीट नोटिफाई किया गया है तो हर कोर्ट को ये जरूरी था कि उसको एक कानूनी दस्तावेजात माने। लेकिन इस एक्ट के अंदर गजीट नोटिफिकेशन की अहमियत को खत्म कर दिया गया। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हमारी लापरवाहियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। यकीनन आज कोई भी मस्जिद के सदर या फिर मस्जिद के मुतवल्ली को आप अगर बुलाइए, आपके स्टूडियो में बुला के ये कहिए कि आपके घर के दस्तावेजात पेश करिए, तो एक एक दस्तावेजात आपको वो पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये कहिए कि आपकी मस्जिद के दस्तावेजात, आपकी दरगाह के दस्तावेजात आप पेश करिए, तो वो 90% लोग वो दस्तावेजात पेश करने से कासिर रहेंगे। ये हमारी यकीनन हमारी यहाँ पर कमजोरियां हैं। इसके लिए हमने एक प्लान ये किया है, मैं आगे चलकर उसके बारे में आखिरी में मैं उसके ताल्लुक से आपके पास अपील करूंगा कि अब मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। अगर हम अपने दस्तावेजात को सही नहीं करेंगे
तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उम्मीद है और मुसलमान मरते दम तक इस मुल्क के कानून पर अमल करेगा और इस मुल्क के कानून से उम्मीद रखेगा, क्योंकि जो लोग कम्युनलिज्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके पास क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके दायरे में हम लोग फाइट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमें राहत मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, मैं यहाँ पर यह जानना चाहूंगा कि इस अमेंडमेंट बिल बनने के बाद और इसको एक्ट बनाया गया, इसके बाद मुल्क भर से कई पीआईएल्स जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, आपकी तरफ से भी एक पीआईएल दाखिल हुआ है। तो इसमें 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चली, इसमें किस तरह से वहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट से वहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, किस तरह से वहाँ पर हेयरिंग हुई? 2 सेक्शंस में पीआईएल और डब्ल्यूपीसी इसके अंदर फाइल हुए हैं। जब एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ, पास होने के बाद सबसे पहले आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइल किया, जिसमें उन्होंने एक्ट को चैलेंज किया, जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया। उसके बाद जमीयतुल उलमा ने फाइल किया, उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट को चैलेंज किया। जब इस तरीके के मामलात हमें नजर आए तो मैंने पीर तरीक़त तक़द्दुस हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब खिबला, जो बारगाह बंदा नवाज की सज्जादा नशीन है और चेयरमैन है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के, उनसे और मोहतरमा कनीज फातिमा से और मौलाना शाफी सादी साहब से मुसलसिल इस पर मैं उनसे टच में था। और मैं अली बाबा साहब के पास भी जाकर उनसे इजाजत तलब की कि साहब अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो मैं इस लीगल बैटल को करना के लिए तैयार हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा। तो साहब किबला ने न सिर्फ इजाजत दी बल्कि अपना दस्ते शफकत भी मेरे सर पे रखा और कहा कि आप इस लीगल फाइट को आप आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह हम तमाम आपके साथ हैं। तो हमने ये सोचा और तमाम एडवोकेट्स से बात करने के बाद हमने ये तय किया कि हम अभी रुक जाते हैं, रुक कर पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट तक हम इसको रुक जाते हैं। अगर उनकी सिग्नेचर होके गजट नोटिफिकेशन होता है तो हम एक्ट को चैलेंज करेंगे, अमेंडमेंट को नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेंडमेंट को एक्ट में तब्दील होने के बाद पहला पिटीशन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइल किया, जिसमें मशहूर और मारूफ एडवोकेट मोहतरमा वरिंदा भंडारी साहिबा ने हमारी पैरवी की और हमारे साथ उन्होंने मुसलसिल 3 दिन बैठकर इसके ऊपर काम किया और पिटीशन उसके अंदर हमारा दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद 2 दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस साहब ने इसको 15 तारीख को टेबल किया। टेबल कर ये कहा कि जितने भी पिटीशंस इस ताल्लुक से फाइल होते हैं तमाम पिटीशंस को मर्ज कर बिफोर दी बेंच लाया जाए। 16 तारीख को बेंच पे ये में आपका कॉज लिस्ट के अंदर 16 तारीख को टेबल हुआ, जिसमें तकरीबन 73 पिटीशंस इस एक्ट के खिलाफ में फाइल हुए और तकरीबन 33 पिटीशंस इस एक्ट के फेवर में लोगों ने फाइल किए, जिसमें 4 स्टेट बोर्ड्स ने भी इस एक्ट के फेवर में बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि तमाम पिटिशनर्स के बातों को जो सीनियर काउंसिल है मोहतरम कपिल सिब्बल साहब ने और सिंघवी साहब ने, दोनों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना। चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 लोगों की 3 लोगों की 3 रुकनी बेंच बैठी थी। उन्होंने जो सवाल अपोजिशन से और हुकूमत से किए वो सवाल काबिल तारीफ है और तारीख में लिखे जा चुके हैं। जो सवाल पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम एमपीज कर रहे थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के सेकुलर एमपीज कर रहे थे, वही सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से करते हैं कि अगर आप वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रखना चाहते हो तो हिंदू इंडोमेंट बोर्ड में क्या आप मुसलमानों को आने की इजाजत दोगे? अब आज के पीरियड में अगर एक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटेड अगर हिंदू इंडोमेंट बोर्ड को अगर देखेंगे, हुकूमत ही का डाटा है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किया है, 19 हिंदू इंडोमेंट बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर अभी वर्किंग पोजीशन में है। क्या इनमें मुसलमानों को आने की इजाजत दी जाएगी, सिख बिरादरी को आने की इजाजत दी जाएगी? इस पर जवाब दाखिल नहीं हुआ। फिर से ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सेक्शन 17 को अगर आप डिलीट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि 6 महीने के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने दस्तावेजा पोर्टल पर लाकर अपलोड करेंगे वक्फ यूजर के, तो जामिया मस्जिद दिल्ली के दस्तावेजा कौन और कहां से लेकर आए?
ये ऐसे सवाल है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम अपोजिशन के तमाम रिस्पोंडेंट्स के एडवोकेट से पूछे, तो वहां पर जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको एक महीना पहले जेपीसी की रिपोर्ट जब टेबल हुई थी पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम, उस टाइम मैं लेके जाना चाहता हूं। वहां पर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटी अफेयर्स ये कहते हैं कि हमने 90 लाख के करीब ऑब्जेक्शंस को, पिटीशंस को और उनके एप्लीकेशंस को पढ़ा है। हमने एक एक पेपर को पढ़ा है, हमने इस एक्ट के एक एक लाइन को हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है। जो हुकूमत इस एक्ट को इस तरीके से पढ़कर, इस तरीके से रिसर्च कर वो हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टीम सवालों के जवाब देने के लिए वक्त मांग रही है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं देकर कहा कि हमें शॉर्ट एकोमोडेशन दिया जाए। तो उसी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना इंटरिम ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया, जिसके 4 जुमले ऑलरेडी डिक्टेट कर दिए थे। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार साहब ने ये बिफोर दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिशन करा कि एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम हमको दिया जाए, 24 घंटे का टाइम हमें दिया जाए, ताकि हम ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके। जिस पर उन्हें टाइम दिया गया। फिर से हियरिंग 17 तारीख के दिन हियरिंग कंडक्ट हुई, जिसमें भी मैं फिजिकली कोर्ट हॉल के अंदर मैं मौजूद था। तो मैं तमाम आवाम से आपके इस चैनल के जरिए, खास तौर पे उलमा इकराम से, मैं दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आने जा रहा है 5 तारीख को। हो सकता है कि 3, 4, 5 तारीख को नहीं, फिर 3-4 दिन का एकोमोडेशन भी होकर फिर हो जाए। तो आप अपनी मस्जिदों में इस पर मुसलसिल दुआ करिए और मुसलसिल अल्लाह की बारगाह में इस ताल्लुक से बदस्ते दुआ रहिए, ताकि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल सके। ठीक। इसके अलावा जो आम लोगों में जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें से मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कई हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई है, उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, लैंड ग्रैबर्स। तो इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, इससे क्या उनको फायदा होगा? क्या ये उनके लिए एक लीगल कवर बन के सामने आ सकता है? देखिए वसीम साहब, आपके मेरे पास डिजिट हो या ना हो, हुकूमत के पास मुकम्मल इसका डिजिट और इसके आंकड़े हैं। और हुकूमत ये जानती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को जिन लोगों ने कब्जा किया है उसमें 98% मुसलमान हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्ट लाया गया है, इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के जुडिक्शन को खत्म करते हुए सिविल कोर्ट्स के जुडिक्शन को इसके अंदर बहाल किया गया है। अब हुकूमत ये चाहती है कि समझिए, अगर किसी मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सेटल कर दिया गया था, लैंड ट्रिब्यूनल के राइट्स उसके अंदर ऑक्यूपेंसी राइट जनरेट हो गए थे, अब उन मामलों को भी सिविल कोर्ट के अंदर क्या किया जाएगा? फिर से शुरू किया जाएगा। फिर से शुरू करके क्या किया जाएगा? फिर उसको क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। यहाँ पर एक बात निकल कर ये आ सकती थी कि वक्फ बोर्ड को इससे फायदा हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इससे वक्फ बोर्ड को फायदा भी ना हो और मुसलमान वर्सेस वक्फ बोर्ड की लड़ाई को हम कंटिन्यू जारी भी रखें, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या है, लिमिटेशन एक्ट को वक्फ प्रॉपर्टी पे क्या कर दिया? अप्लीकेबल कर दिया कि अगर किसी के पास 12 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी का पोजीशन है तो क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। यानी आप और एक 25 साल उस प्रॉपर्टी को लिटिगेशन के अंदर रखो, उसके बाद जाकर उसकी होती तो होती कि नहीं, कि नहीं होती तो नहीं होती कि नहीं। तो यहाँ पर किसी इंक्रोचर को इससे फायदा होने वाला नहीं है। ये फिर से एक मर्तबा ये जो 7% कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर ये वक्फ बोर्ड जो चल रहे थे ना, ये वक्फ बोर्डों का पैसा कानूनी लड़ाई में पानी की तरह जाने वाला है। और इंक्रोचर्स के भी फिर से लिटिगेशंस क्या होने वाले हैं? मुंसिफ कोर्ट से लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन चलने वाले हैं। ये बहुत ही नाजुक पॉइंट्स हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। फायदा ना उनको होगा, ना फायदा वक्फ बोर्ड को होगा। ये लंबी लड़ाइयां चलती रहेंगी। और इसके ऊपर इस तरह से इस एक्ट को, और एक इसके अंदर एक छोटी सी मैं बात आपको बताता चलूं कि अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि मुतवल्लीस की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टीज का डाटा 6 महीने के अंदर क्या करें? पोर्टल के अंदर शामिल करें। और उन्होंने उस पोर्टल को तमाम डिपार्टमेंटल पोर्टल से इनलिंक किया हुआ है। यानी अगर समझिए कोई फलानी दरगाह के 7 सर्वे नंबर्स हैं,
अब मुतवल्ली की जिम्मेदारी यह है कि वो पूरे साथ के साथ सर्वे नंबर्स क्या करना पड़ेगा, उस डाटा के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी समझिए सर्वे नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये प्रॉपर्टी के सर्वे नंबर्स अगर उस डाटा के अंदर एज पर दी गजेट नोटिफिकेशन मुतवल्ली ऐड कर रहा है तो वो सर्वे नंबर्स लॉक हो गए एज पर दी पोर्टल। ना फर्दर उसकी रजिस्ट्रीज की जा सकेगी, ना फर्दर उसके कोई ट्रांजेक्शंस किया जा सकेगा। अगर कोई मुतवल्ली नहीं ऑलरेडी इंक्रोचमेंट हो चुका है बोलकर छोड़कर 4 सर्वे नंबर डालकर 2 सर्वे नंबर छोड़ेगा तो फिर सवालिया निशान मुतवल्ली पे ये 2 सर्वे नंबर क्यों छोड़ेंगे। इससे सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा होने वाला है। इसके अंदर फायदा कम्युनिटी को होने वाला है, ना वक्फ बोर्ड को होने वाला है, ना इंक्रोचर्स को होने वाला है। अब ये बताइए कि जिस तरह से इसके खिलाफ फाइट की जा रही है, लीगल फाइट जो की जा रही है, इसमें कौन कौन से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और एडवोकेट्स काम कर रहे हैं? देखिए इसके अंदर जब मैंने 17 के दिन में वहां पर मौजूद था तो 190 से ज्यादा एडवोकेट मुसलमानों के तहफ्फुज़ात के लिए खड़े हुए थे। और ये इस मुल्क की जमहूरियत का सबूत है कि इन 190 एडवोकेट्स के अंदर 150 से ज्यादा नॉन मुस्लिम एडवोकेट्स थे। और इस एक्ट के खिलाफ मुसलमानों की अगर कोई पैरवी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन जिन सीनियर काउंसिल्स ने की वो तमाम सीनियर काउंसिल नॉन मुस्लिम है। ये इस मुल्क की जमहूरियत है। तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयतुल उलमा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, रजा एकेडमी है, जमात इस्लामी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिटीशन है, डीएमके की तरफ से पिटीशन है, और हमारा गुलबर्गा की तरफ से एक पिटीशन है, कर्नाटका से टोटल 7 पिटीशंस, अली जनाब इमरान मकसूद साहब की तरफ से एक पिटीशन है, अली जनाब एडवोकेट हमारे सीनियर एडवोकेट है बेंगलुरु के कोतवाल साहब, उनकी रहमतुल्लाह कोतवाल साहब, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन है। इस तरीके से मुस्लिम एडवोकेट्स के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज की तरफ से भी इसके अंदर पिटीशंस फाइल किए गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और आपके जरिए आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 17 तारीख के दिन जब पिटीशंस की हियरिंग हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ 5 पिटीशंस को सुनेंगे और बाकी के तमाम पिटीशंस को हम क्या करेंगे इसके अंदर एज एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। यानी जब फैसला होगा तो यही फैसले को इन तमाम डेप्यूटीज और पीआईएल्स के साथ क्या किया जाएगा, अटैच करके तमाम के फैसले दिए जाएंगे। तो जब सीनियर काउंसिल्स की कैटेगरी की बुनियाद पर 5 लोगों के फैसले उसी 9 पेज के ऑर्डर के अंदर जब आए तो महुआ मित्रा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वेस्ट बंगाल से, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन सेम डे मूव किया। क्या बोल के मूव किया कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं जेपीसी की मेंबर भी रह चुकी हूं, तो लिहाजा एक मेरी भी पिटीशन को इसके अंदर क्या किया जाए, कंसीडर किया जाए कि आगे आने वाली तारीख में यह ना लिखा जा सके कि सिर्फ मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। इसके साथ साथ हमने भी मैडम वृंदा भंडारी साहिबा ने एक पिटीशन एक एप्लीकेशन को मूव किया कि हम लोगों ने एक्ट को चैलेंज किया है, बिल को चैलेंज नहीं किया है, लिहाजा हमारी भी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। अगर जरूरी हुआ तो इंशाल्लाह मैं भी सीनियर काउंसिल को इसके अंदर हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद मेरी एक बहुत ही सीनियर काउंसिल से मेरी एक मुलाकात है दिल्ली में। अगर उनका हमारा वो एक्ट जो समझकर हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो हम भी सीनियर काउंसिल को इंशाल्लाह इस केस के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप ये मुसलमानों की इकोनॉमिक और रिलीजियस असिस्ट को यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल इस तरीके से वक्फ की तमाम प्रॉपर्टीज को अपने जो कारोबारी फ्रेंड्स हैं उनको देने की मुकम्मल तैयारी है। किस तरीके से कि अगर कोई मुतवल्ली अगर किसी प्रॉपर्टी को लीज पे देना चाह रहा है तो एक्ट उसको 11 महीने लीज देने की इख्तियार देता है, और अगर बोर्ड अगर उसको देना चाहे तो 33 साल के लिए भी दे सकती है। अगर समझिए कर्नाटका स्टेट बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेड बोर्ड है। अब आगे आने वाले दिनों में कोई कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी का हुकूमत अगर अल्लाह ना करे आ जाए और उन्होंने अपने रबर स्टैंप लोगों को उठाकर, जो जमीर फरोश लोग हैं उन्हें उठाकर उन्होंने अगर बोर्ड का सदर बना के 11 लोगों को काउंसिल बना दी तो वहां से हुकूमत बोलती जाएगी, यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या कौड़ियों के दामों में लीज होती रहेंगी।
तो ये मुसलमानों के एसेट को नुकसान पहुंचेगा कि फायदा होगा? यहाँ पर मुसलमानों के एसेट को जुबा करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों को की भलाई के लिए काम करने के लिए आए हैं। मुसलमानों को इससे एक हुकूमत का फर्द आगे आए, आगे आकर बता दे कि इस एक्ट के अंदर एक एक्ट भी ऐसा है जिससे मुसलमानों को फायदा पहुंच सकता है, तो हम इस एक्ट को मानने के लिए तैयार हैं। एक तरमीम और एक अमेंडमेंट इसके अंदर ऐसा नहीं बताया जा सकता जिसके अंदर इस एक्ट को मजबूत किया गया है। इस एक्ट की रूह को खत्म करने का काम हुकूमत ने किया है। ये एनआरसी में इस तरह से गैर मुस्लिम सेकुलर तंजीमें भी इसके अंदर जुड़ी थी, तो क्या इस बार भी इस मीटिंग जो अभी हुई है उसमें भी क्या वो लोग नजर आए हैं? बिल्कुल उसके अंदर वो लोग नजर आए हैं और बिल्कुल तमाम नॉन मुस्लिम हजरात को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। खुद ऑर्गेनाइजेशंस के कॉल्स हमें आ रहे हैं कि इस मामले में हम भी मुसलमानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, क्योंकि देखिए आज हमारी बारी है तो कल आने वाले दिनों में उनकी भी बारी हो सकती है। रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें जैन कम्युनिटी के टेम्पल को उत्तर प्रदेश के अंदर ढा दिया गया, जो लाखों की तादाद में जैन कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर लगेगी आग तो आएंगे घर कई जन में। राहत इंदौरी साहब ने तारीखी शेर उस वक्त कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़िए। अगर आप यहाँ पर किसी शहर के अंदर आग लगा रहे हो तो आग मजहब देख के जलाने वाली नहीं है, जो सामने आएगा उसको जलाते जाएगी। तो आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होने वाली है। तो इसके लिए तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, तमाम मजहब के सेकुलर सोच रखने वाले भाइयों को अपने साथ लेकर चलना बोलकर इस तरीके से बात उस मीटिंग के अंदर तय हुई है। बहुत अच्छी बातें तमाम डिटेल यहाँ पर बताई गई हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी तफसील में हमसे बात करने के लिए। आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर एक जिक्र किया गया हमारे बीच में कि कई ऐसे मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाहें हैं या कब्रिस्तान हैं, उनके तकरीबन डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो क्या मैसेज आप उन इदारों के कमिटीज को देंगे कि किस तरह से उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपने मजबूत बनाना है कि इस एक्ट के बावजूद भी उनको धक्का नहीं पहुंचे? देखिए आपके सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम अली बाबा साहब किबला से डिस्कस के बाद हम इंशाल्लाह फाइनल करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें हम गुलबर्गा शहर की स्टूडेंट कम्युनिटी को लेकर काम करना चाहते हैं, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को हमारे साथ लेकर एक वर्कशॉप किया जाए। वर्कशॉप कर किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को बनाना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट करना है, इस स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ बैठकर हम तमाम चीज़ों को डिसाइड करेंगे। डिसाइड कर एक एक इंस्टीट्यूशन को 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, जिम्मेदारी देंगे। जिस तरीके से इलेक्शंस के अंदर पेज लीडर्स बनाए जाते हैं, पेज लीडर बनाकर हमारे नौजवानों को क्या काम दिया जाता है कि ये पेज तुम्हारा है, इसके अंदर आने वाली वोटर का तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि वोटिंग के दिन जाना है, जाके ऑटो में भर के लेके आना है, वोट डला के उनको क्या करना है, घर को वापस भेजना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी सेटअप को इस्तेमाल करते हुए 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स को एक एक मुतवल्ली या फिर कमेटी के साथ अटैच किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कमेटी के अंदर पढ़े लिखे लोग बहुत कम तादाद में, ये सिटी लेवल पर हमें मिल जाएंगे, लेकिन विलेज लेवल पर बहुत ज्यादा मुश्किल इसके अंदर है। तो मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से आपके इस चैनल के जरिए मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, सेकेंड ईयर के हो, या फिर मेडिकल के हो, या फिर किसी भी डिग्री के स्टूडेंट्स हो, जो लिखना पढ़ना जानते हो और कानूनी दस्तावेजात को जानते हो, वो अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको अपनी टीम के अंदर शामिल करेंगे और एक बड़ी टीम बनाकर इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं तमाम स्टूडेंट्स से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए, आगे आकर, क्योंकि एक बार ठोकर लग चुकी है। अल्लाह ना करे ये कानून अगर कैसे का वैसे रह गया तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना है। ये कानून वैसे रहने दीजिए या फिर ना रहने दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन तो बनाने हैं। एक बार जो गलती की गई है उस गलती का खामियाजा इस शक्ल में है कि इंस्टीट्यूशन हाथ से छीनने के लिए है नहीं। तो इसीलिए आप लोगों के साथ की जरूरत है और इंशाल्लाह अगर एक सक्सेसफुल ड्राइव गुलबर्गा से होता है तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट साहब की हिदायत पर
इस मॉडल को कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के जरिए तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट करवाने का भी इंशाल्लाह हम लोग सोच रहे हैं। इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर इसके तमाम तर्क प्लानिंग के साथ फिर से एक मर्तबा आपके चैनल से हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आवाम से इसके ताल्लुक से गुजारिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।